हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है चाइल्डहुड ऑटिज़म। डेफिनेशन है चाइल्डहुड ऑटिज़म। इट इज़ डिफाइंड एज ए प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल एंड इम्पेयर डेवलपमेंट। मतलब कि इसमें क्या रहेगा कि हमारा एबनॉर्मल बच्चे में कोई ना कोई कमी या इम्पेयर्ड अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है कुछ भी बिफोर 3 ईयर, 3 साल से पहले उसमें या तो जैसे कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, दिमागी तौर से कमज़ोर होगा, या फिजिकल शरीर में ही कोई प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से जो एबनॉर्मलिटी है वो सोशल डेवलपमेंट में भी आती है। सोशल डेवलपमेंट जैसे कि लोगों से बातचीत नहीं कर पाएगा, वो उसको बोलने में प्रॉब्लम रहेगी। जैसे आप लोगों ने ऑटिज्म वाले बच्चे को देखा होगा, वो अकेले ही अपने आप में ही रहते हैं, किसी और से बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, उनको रेस्ट्रिक्शन आती है बिहेवियर में, और इंटरेस्ट में चेंज रहता है बच्चे का। तो वो ये जो कंडीशन आती है हमारी, ये ऑटिज्म कहलाती है, जिसमें कि या तो उसमें कोई प्रॉब्लम है या वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ 3 साल से पहले, जिसकी वजह से उसको सोशल में और कम्युनिकेशन में और उसके इंटरेस्ट में चेंज रहता है। इसके बाद है हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर में हमारा सबसे पहले यहाँ 3 मेन फैक्टर दिए हैं। इसमें जेनेटिक है। जेनेटिक फैक्टर में रहता है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं उसमें ज़्यादा होने के चांस होते हैं एज़ कम्पेयर डाइजाइगोटिक। और जो सिबलिंग्स चिल्ड्रन है उनमें प्रेवलेंस रेट ज़्यादा होता है। इसके बाद बायोकेमिकल फैक्टर है हमारा। बायोकेमिकल फैक्टर में इंक्लूड है जो 1/3 चिल्ड्रन है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के, उनमें प्लाज्मा सीरोटोनिन लेवल इंक्रीज रहता है। मेडिकल फैक्टर में है पोस्टनेटल न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन। न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई हो डिलीवरी के बाद, कोई इन्फेक्शन, जैसे कि ये ब्रेन की जो लेयर्स हैं उसमें इन्फेक्शन हो गया है, या बर्थ के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम है, फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम सिंड्रोम है, उसकी वजह से कंडीशन हुई है, तो वो डिसऑर्डर उसकी वजह से भी बच्चे में चाइल्डहुड ऑटिज्म होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है इसमें बच्चे की आगे दिया है प्रीनेटल फैक्टर है, पेरीनेटल फैक्टर सॉरी, डिलीवरी के टाइम पे। इसमें मैटरनल ब्लीडिंग है आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो कि या दूसरा हो सकता है मेकोनियम हो जाए। मेकोनियम होता है बच्चा स्टूल पास कर दे, फ्लूइड जो एमनोटिक फ्लूइड होता है उसमें, उसकी वजह से। तो उससे क्या रहता है कि बच्चा जो ग्रास्प करता है तो वो उसमें वो जो कंटेंट है वो चला जाता है, उसकी वजह से रहता है। मैटरनल ब्लीडिंग की वजह से क्या रहेगा कि बच्चे में मदर में ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो उसकी वजह से क्या रहता है कि बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा प्लेसेंटा के थ्रू, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, वीकनेस आ जाएगी बच्चे में, और डेफिशिएंसी रहेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलेगा तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी कोई ना कोई कंडीशन जो हमने पहले पढ़ी थी वो होगी। इसके बाद हाई इंसिडेंस हो सकता है मेडिकेशन यूज़ का, प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर ने यूज़ की हो तो उसकी वजह से भी बच्चे में चाइल्डहुड ऑटिज्म होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें आगे कंटिन्यू दिया हुआ है पेरेंटिंग इन्फ्लुएंस एंड सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो पेरेंटिंग इन्फ्लुएंस भी रहेगा, और साथ में जैसे पेरेंट रिजेक्शन है, बहुत सारे पेरेंट्स को आपने देखा होगा बच्चे को दबाने की कोशिश करते हो, वो जो बोलने की कोशिश करता है या उसकी कोई डिमांड होती है तो वो पूरी नहीं की जाती। फैमिली ब्रेकअप है तो उस कंडीशन में फैमिली स्ट्रेस की वजह से भी बच्चे में ऐसे सिम्टम आते हैं, वो लोगों से दूर रहना शुरू कर देता है, अपने में ही बिजी रहता है। फैमिली कम्युनिकेशन पैटर्न भी प्रॉब्लम आती है, जिसको हम ब्लाइंड कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, जिसमें क्या रहता है फैमिली ब्लाइंड, जिसमें जैसे फादर कुछ बात बोलता है तो बच्चे को बोलेगा, मदर बोलती है तो बच्चे को बोलेगी कि अपने फादर को बोलो, मदर फादर को बोलने के लिए बोलेगी, फादर मदर को बोलने के लिए बोलेगा, तो वो जो कंडीशन आती है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसके बाद रेफ्रिजरेट पेरेंट्स है, जो कि केनर ने दिया था 1973 में। रेफ्रिजरेट पेरेंट का मतलब है कि उस कंडीशन में क्या रहता है, इमोशनल रिएक्शन कम रहती है पेरेंट्स की, कूल रहते हैं, उनको कोई अफेक्ट नहीं होता बच्चे कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है हमारे यहाँ पे फिक्सेशन टू प्री सिम्बायोटिक फेज अकॉर्डिंग टू मेलार।
प्री सिम्बायोटिक फेज़ में बच्चे फिक्स हो जाते हैं, जिसमें कि बच्चा जैसे ओरल स्टेज टाइप कंडीशन होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसमें फिक्स हो जाएगा बच्चा। इसमें क्या रहता है, अपने बीच में और दूसरों के बीच में बैरियर क्रिएट कर लेता है, मतलब वो ऐसा सोचता है कि कुछ ना कुछ बाउंड्री है जिसकी वजह से वो एक दूसरे अपने से बड़े या अपने आसपास वाले लोगों से बात नहीं कर पाएगा। इसके बाद आता है हमारे यहाँ पे थ्योरी ऑफ माइंड ऑटिज्म। इसमें है माइंड, थ्योरी ऑफ माइंड में है माइंड ब्लाइंड। यहाँ पे लैक ऑफ एबिलिटी है, पर बच्चे की लैक ऑफ एबिलिटी में होता है कि जिसमें बच्चा प्रॉपरली उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाता, अपने को दूसरे की जगह नहीं देख पाता। एग्जाम्पल जैसे कि एम्पैथी कंडीशन, हम एम्पैथी सिचुएशन होती है ना, जिसमें हम अपने सामने वाले को मतलब अपने को सामने वाले की जगह रख के देखने की कोशिश करते हैं, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। वो कंडीशन ऑटिज्म स्टूडेंट मतलब चाइल्ड में नहीं होती। नेक्स्ट है न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडीज़ में शो किया गया है कि इसमें जो आपका लेटरल वेंट्रिकल है, ब्रेन का जो लेटरल वेंट्रिकल है, और सेरिब्रल डीजनरेशन की वजह से प्रॉब्लम आती है। या तो लेटरल एनलार्जमेंट हो रखी है लेटरल वेंट्रिकल की, या जो सेरिब्रल है, सेरिब्रल पार्ट है ब्रेन का, उसकी डीजनरेशन, उसके सेल डिक्रीज हो गए हैं, डेड हो गए हैं, वो उस कंडीशन में होता है। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले है सोशल इंटरेक्शन हम देखेंगे। तो इसमें बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकता। बच्चे क्या है कि रिस्पोंड नहीं करेगा, पेरेंट्स उससे बात करेंगे तो उससे प्यार से बात करने की कोशिश करेंगे तो भी रिस्पोंड नहीं करेगा। इसके बाद आता है यहाँ पे कि बच्चा स्माइल और लुक नहीं देगा, बहुत कम देता है और बहुत कम अपने नाम से ही रिस्पोंड करता है। कुछ कंडीशन में क्या रहता है कि जो उससे उसके आसपास की चीज़ें हैं, उसके इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं, उनको भी वो कम अफेक्ट करता है, कम चीज़ों पे ध्यान देता है। जो उसकी खुद की एग्जांपल जैसे टॉयज़ वगैरह है, तो वो उसको ही कंट्रोल करने की कोशिश करता है। साथ में जो पुअर सिग्नल्स हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है, सोशल इंटरेक्शन है, इमोशंस हैं, फेशियल फीलिंग्स है अपनी, वो शेयर नहीं कर पाता। ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। नेक्स्ट कंडीशन में आता है यहाँ पे इम्पेयरमेंट इन कम्युनिकेशन। तो ये जो सिम्टम है, इसमें रहेगा कि बच्चा नॉर्मल स्पीच डेवलप करने में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, गेस्चर में प्रॉब्लम आती है, बॉडी मूवमेंट जैसे बात करते टाइम होता है ना कि फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, जब बच्चा खुश हो रहा है तो बहुत फेस पे स्माइल है, दुखी है तो फेस सैड दिखेगा, वो सिचुएशन नहीं होती बच्चे में। लैक ऑफ से सोशल यूसेज, लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा बच्चा, जैसे कि एग्जांपल अपने स्किल्स को प्रेजेंट करने के लिए अपना जैसे ये है किसी बात को समझाने के लिए का जो तरीका होता है वो यूज़ नहीं कर पाता। बबलिंग और अनयूजुअल गेस्चर रहेगा इसमें, वो डिले हो जाता है। इसके बाद आता है यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस है, वोकल पैटर्न सिंक्रोनाइज नहीं है केयर गिवर के अकॉर्डिंग विद केयर गिवर, मतलब जैसा केयर गिवर ने उसको केयर प्रोवाइड की, जैसा उसको मतलब उस टाइम पे बोलना सिखाने की कोशिश की है, जैसे मदर ने, फादर ने, जिसने भी, तो वो अच्छे से उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे जो गेस्चर है वो इंटीग्रेटेड नहीं है अपने वर्ड के रिगार्डिंग। जैसा पर्सन बोलता है ना, जैसे एग्जांपल हम नॉर्मली बात करते होते हैं तो हमारा वैसा ही गेटअप रहता है, वैसे उसी तरीके से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, शो करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ थी। और इसके साथ साथ यहाँ पे रिस्पेक्ट मतलब कि जो रिक्वेस्ट है वो शेयरिंग रिक्वेस्ट और जो एक्सपीरियंस है वो नहीं कर पाएगा किसी दूसरे के साथ शेयर। इसके बाद आता है बिहेवियर एबनॉर्मलिटी है, तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव एक्टिविटी रहती है, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी पैटर्न रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे रिजिडिटी रहेगी, रूटीन में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो वो उसमें काम नहीं कर पाएंगे। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, माइनर चेंज की वजह से डेली रूटीन में तो उसको प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो नई चीज़ें सिखाई जा रही है बच्चे को, नए स्किल सिखाए जा रहे हैं, नई सिचुएशन सिखाई जा रही है, नए सिचुएशन को हैंडल करना सिखाया जा रहा है, वो नहीं सीख पाएगा। रॉकिंग, रोलिंग और हैंड बैंगिंग, ये जो मूवमेंट है वो उसमें ज़्यादा रहती हैं। ओवर एक्टिविटी, डिसरिस्पेक्टिव बिहेवियर, टेम्पर टेंट्रम कंडीशन, ये कई बार ज़्यादा होने के चांस होते हैं बच्चे में।
कोग्निटिव एबनॉर्मलिटीज़ में रहता है यहाँ पे पुअर सिम्बोलाइजेशन है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे नॉर्मली देखा होगा आपने बच्चों को जब वो बात करते होते हैं तो बॉडी की मूवमेंट, हैंड की मूवमेंट जैसे रहती है, वो अच्छे से सिम्बोलाइज नहीं कर पाते अपने वर्ड को, और उनको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया समझने में प्रॉब्लम होती है और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने में भी प्रॉब्लम होती है। मेमोरी एक्सीलेंट हो सकती है बट कईयों में मतलब कईयों में ज़्यादा रहती है, कईयों में कम रहती है। अदर फीचर्स में है यहाँ पे जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन है वो म्यूज़िक ज़्यादा अच्छे से लर्न करने की कोशिश करते हैं, उनको ज़्यादा पसंद होता है। इसके बाद आता है हमारे यहाँ पे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में यहाँ डेफिनेटिव डायग्नोज नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसके लिए क्या करेंगे कि बच्चे में जो प्रॉब्लम है, एग्जांपल जैसे हियरिंग लॉस है, स्पीच प्रॉब्लम है या मेंटल रिटार्डेशन है, वो असेस करेंगे। स्टैंडर्डाइज स्केल है वो यूज़ किया जाएगा सोशल बिहेवियर को असेस करने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम आई है बच्चे को, वो आइडेंटिफाई करेंगे और स्क्रीनिंग रिपोर्ट हम लेंगे बच्चे की, जैसे कि यहाँ पे इसमें दिया है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग फेलियर अगर है तो, जैसे कि यहाँ पे को बाय एज ऑफ 12 मंथ और फेलियर टू सेइंग द वर्ड, कोई भी एक वर्ड जो 16 महीने से लेके 2 साल तक का बच्चा, दो वर्ड 24 मंथ का बच्चा और एक वर्ड 16 मंथ का बच्चा अगर बोलने में प्रॉब्लम आती है तो हम डायग्नोस कर सकते हैं उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और साथ में लॉस ऑफ लैंग्वेज और सोशल स्किल अगर है तो उसमें हम डायग्नोस कर सकते हैं बच्चे को मेंटल ऑटिज़म है। इसके बाद आता है हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट में है साइकोफार्माथेरेपी, या जिसको हम फार्माकोथेरेपी भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट है यहाँ पे इसके लिए एग्रेशन, टेम्पर टेंट्रम है बच्चे में, सेल्फ इंजरी बिहेवियर है, या कोई कुछ एक ड्रग यूज़ की जाती है जैसे रेस्पेरिडोन है, सेरोटोनिन स्पेसिफिक रिएप्टिक इनहिबिटर्स हैं, क्रोप्रोमामीन है, लिथियम है, ये हम दे सकते हैं। और कई बार आता है एंटीलेप्टिक मेडिसिन अगर जनरलाइज सीजर बच्चे में है तो उसमें। साथ में बच्चे को बिहेवियर थेरेपी भी दी जाती है, स्पेशल स्कूल दिए जाते हैं जैसे मेंटल रिटार्डेशन वालों के लिए होते हैं ना, वैसे स्कूल बच्चे को भी वहाँ पे डाल सकते हैं हम। काउंसलिंग और सपोर्टिव थेरेपी हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को भी और उसके फैमिली को भी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे यहाँ पे, जैसे 1-to-1 बेसिस पे केयर करनी, मतलब एक बच्चा, मतलब वार्ड में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो एक स्टार्टिंग में एक बच्चे के साथ एक ही स्टाफ होना चाहिए। उसके साथ बच्चे को सेल्फ म्यूलेटिव बिहेवियर, मतलब अपने आप को इंजरी ना करे उससे बचाने की कोशिश करें। केयर गिवर लिमिटेड होने चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा है कि अगर थोड़ा सा भी हम चेंज कर देते हैं बच्चे की इन्वायरमेंट में तो उसकी वजह से क्या रहता है, वो कोप अप नहीं कर पाएगा, तो इतने ज़्यादा देखेगा तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, जिनके साथ वो बोल रहा है वही होने चाहिए। बच्चे को रीइंफोर्स करना है आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के लिए, और फैमिलियर ऑब्जेक्ट देने हैं जैसे कि बच्चे को टॉय वगैरह जो वो घर पे यूज़ करता था वैसे ही देने हैं। और बच्चे की जो नीड है जैसे कि कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन पैटर्न इस्टेब्लिश करना है जो उसकी ज़रूरतें पूछ के, और बच्चे को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए धीरे धीरे उसको एनकरेज करना है कि वो अपनी फीलिंग्स आपको साथ शेयर कर सके, वो कैसा फील कर रहा है। और लैंग्वेज ट्रेनिंग बच्चे को प्रोवाइड करवानी है। थैंक यू सो मच, ये था इसका मेरा टॉपिक। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के पूछ लेना।